हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स के बारे में। ये एनसीईआरटी के अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज 2.1। टू चार्जेस 5 × 10⁻⁸ कूलम एंड 3 × 10⁻⁻8 कूलम are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining two charges is the electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. हमने क्या करना है, हमें दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक चार्ज ये दिया हुआ है और एक चार्ज ये दिया हुआ है, और ये एक दूसरे से इतने अपार्ट है, इतनी दूरी के ऊपर पड़े हुए हैं। तो हमें दो चार्जेस की वैल्यू दी हुई है और आर की वैल्यू दी हुई है। हमने बताना है कि कौन से वो पॉइंट या पॉइंट्स होंगे, यानी कि या तो एक पॉइंट या दो या तीन या चार पॉइंट्स जिनके ऊपर जो इनके कारण, इन दो चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो जीरो है। हमने इन्फिनिटी पे नहीं निकालना, नॉर्मली हमें दिया हुआ है कि इन्फिनिटी के ऊपर जो पोटेंशियल है वो जीरो ही है, ये हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं। मान लो कि Q1 की वैल्यू हमें दी है 5 × 10⁻⁸ कूलम, Q2 की वैल्यू हमें दी है -3 × 10⁻⁸ कूलम। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डी की वैल्यू या आर की वैल्यू जो भी आपने लिखनी है, तो डी की वैल्यू हमें 16 सेंटीमीटर दी हुई है। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 16 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो हम फर्स्टली कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट P ऑन लाइन ज्वाइनिंग Q1 एंड Q2। ये हमारे पास यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है। हमने इसके ऊपर इधर इन दोनों के बीच में एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। हम बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो केसेस के अंदर ट्राई करेंगे। एक तो इन दोनों के इस सिस्टम के अंदर पॉइंट कंसीडर करेंगे, एक इस सिस्टम से बाहर कोई इधर पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हमने P पॉइंट कंसीडर कर लिया यहाँ पे। ये जो AB डिस्टेंस है दैट इज D, AB आपके पास क्या है, D दिया हुआ है, और ये AP जो है दैट इज इक्वल टू R। तो ये PB किसके इक्वल हो गया, D - R के इक्वल हो गया। तो वही वैल्यूज हमने निकाली हुई है। R हमारे पास है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q1 चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस AP है, जिसको R बोला गया है। उसके बाद में ये BP की वैल्यू आएगी AB - AP। AB इतनी थी, इसमें से ये माइनस कर दें तो इस पर्टिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो AB - AP इज इक्वल टू D - R। ये हमारे पास वैल्यू आ गई BP की। अब हमने क्या करना है, इस Q1 के कारण और इस Q2 के कारण इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाएंगे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि Q1 के कारण निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस आएगा R। फिर हम यहाँ से यहाँ के BP के ऊपर लगाएंगे फॉर्मूला। तो BP क्या था, D - R। तो हमने अब देखो नेट पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, वो होगा हमारे पास नेट पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। ये हमें गिवन दिया हुआ था कि हमने पोटेंशियल को क्या लेना है, 0 प्रूव करना है, ठीक है। हमने वो पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो हमने मान लिया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे होगा क्या, इस Q1 के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है वो, प्लस इस Q2 के कारण जो पोटेंशियल आ रहा है वो, दोनों का सम। तो हमने यहाँ पे सम किया, ये हमारे पास है पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ये Q1 के कारण का पोटेंशियल है, ठीक है, और ये हमारे पास Q2 के कारण पोटेंशियल है। तो Q1 के कारण पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V = 1/Q/4πε0। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/4πε0 Q1/R प्लस 1/4πε0 Q2/D - R। हम बात करेंगे BP की। BP क्या था हमारे पास, D - R था। ये पर्टिकुलर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या था, D - R के इक्वल था। तो यहाँ पे आ गया D - R। अब एप्सिलॉन हमें पता है परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की। अब अगर ये पोटेंशियल 0 है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को इक्वल टू 0 लिख देंगे। इस पोटेंशियल को इक्वल टू 0 लिखने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा कि 0 = 1/4πε0 Q1/R प्लस 1/4πε0 Q2/D - R। अब क्या करेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो ये एक माइनस की हो जाएगी, चाहे इसको उठा के दूसरी साइड ले आओ, ठीक है। इसको उठा के इसको उठाया और इधर ले गए तो ये माइनस की हो जाएगी उधर जाके। तो क्या बना, 1/4πε0 Q1/R इज इक्वल्स टू -1/4πε0 Q2/D -
आर के इक्वल। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सेम था, हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। इधर क्या रह गया Q1/R, इधर क्या रह गया Q2/D माइनस आर। तो Q1/R इज इक्वल टू Q2/D माइनस आर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है जो पीछे हमें गिवन था, दैट इज 5 × 10⁻⁻8 कूलम, एंड Q2 की वैल्यू दी हुई है -3 × 10⁻⁻8 कूलम। ये वैल्यूज हमें दी हुई हैं। तो यहाँ पे 5 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल्स टू -3 × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू हमें गिवन थी 0.16 मीटर हो जाएगी, क्योंकि हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ था और उसको हमने जब मीटर में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास बन रहा था 16 × 10⁻⁻2 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 0.16 मीटर भी। तो हमने लिखा 0.16 मीटर, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट की Q1, Q2 और D की, तो 0.16 माइनस आर। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 0.16 माइनस आर इज इक्वल्स टू 3R। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 5 को 0.16 से, तो आ गया 0.8 माइनस 5R इज इक्वल्स टू 3R। ये 5R उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8R बन गया। अब इसको डिवाइड करेंगे तो R इज इक्वल्स टू 0.8 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर और इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आ गया, ये जहाँ पे R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या है, 0 है। तो एक पॉइंट तो हमने निकाल लिया कि जब P पॉइंट जो है ये वाला P पॉइंट यहाँ से A से 10 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर जब होगा तब हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। अब चेक करते हैं कि सिस्टम से बाहर कहीं पे हमारा पोटेंशियल 0 हो सकता है या नहीं, तो उसके लिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, अब हमने क्या किया, अपना पॉइंट जो है वो कंसीडर कर लिया सिस्टम के बाहर। ये हमारा Q1 चार्ज था, ये हमारा Q2 चार्ज था, A और B पॉइंट के ऊपर रिस्पेक्टिवली पड़े हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस है D। हमने इसके बाहर, सिस्टम के बाहर कोई P पॉइंट कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे देखिए A से P तक का डिस्टेंस है हमारे पास S, A से B तक का डिस्टेंस है हमारे पास D। तो ये डिस्टेंस पूरा हमें पता है, ये हमें पता है, तो इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं मैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। तो S माइनस D किसकी वैल्यू आ गई, B P की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो वैसा ही सेम ही करना है। पहले A P के कारण पोटेंशियल, ठीक है, Q1 का पोटेंशियल आएगा, A P डिस्टेंस लेंगे, फिर Q2 का पोटेंशियल आएगा, B P डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, जहां पे चार्ज पड़ा है वहां से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने लेना। Q1 की बात कर रहे हैं तो A से लेके P तक का डिस्टेंस, Q2 की बात कर रहे हैं तो B से लेके P तक का डिस्टेंस। ठीक है, तो D हमारा डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड Q2 यानी कि AB। S हमारा डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड P यानी कि AP, एंड S माइनस D डिस्टेंस हो गया हमारा Q2 और P के बीच का, यहाँ से यहाँ तक का, और D हमें गिवन है 0.16 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या आएगा, सेम ही आएगा। जहां पे पिछले में हमने R लिया था वहां पे S कर दो, और जहां पे हमने D माइनस R लिया था वहां पे S माइनस D कर दो। ठीक है, जहां पे पिछले में हमारे पास R था वहां पे S कर दो, और जहां पे D माइनस R था वहां पे S माइनस D कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा S है ना, दैट S इज ग्रेटर देन D से बड़ा है। पर पीछे जब हमने बात की थी तो यहाँ पे जो हमारा R था ना, तो दैट R इज लेस देन D बड़ा था यहाँ पे, तो इसीलिए D माइनस R किया था। अब यहाँ पे हमारा जो S है वो बड़ा, इसीलिए हम S माइनस D कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पुट किया। दो पोटेंशियल आएंगे, Q1 के कारण और एक Q2 के कारण, तो नेट पोटेंशियल दोनों का सम आएगा। तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई S प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई S माइनस D। अब पोटेंशियल तो 0 है गिवन, यही हमने प्रूव करना है ना, कि हमने मान लिया कि उस P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल 0 है, तो मैंने पोटेंशियल को क्या पुट कर दिया, 0। सेम करना है आपने, इसको उठा के इस साइड पे ले आओ, इसको उठाया और इधर ले गए, इधर लेके गए, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई S इज इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई S माइनस D। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या, Q1 डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू माइनस Q2 डिवाइडेड बाई S माइनस D। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने करना है, Q1 की वैल्यू पुट करो, Q2 की वैल्यू पुट करो, S की वैल्यू एज इट इज आएगी क्योंकि गिवन नहीं है, यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर दो जो हमें गिवन दी हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो देखो, Q1 हमें दिया हुआ था 5 × 10⁻⁸, S एज इट इज,
यहाँ पे -3 इंटू 10⁻⁸ s माइनस 0.16 मीटर, डी की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से 10⁻8 और 10⁻8 कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बचा क्या 5 डिवाइडेड बाई एस और 3 डिवाइडेड बाई एस माइनस 0.16। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 5 ब्रैकेट में s माइनस 0.16 इज इक्वल्स टू 3s। इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 5s, इसको इससे 5 को 0.16 से मल्टीप्लाई किया 0.8 और इधर बच गया 3s। अब इस 3s को इधर लेके आओ, 0.8 को उधर ले जाओ, तो 5s माइनस 3s इज इक्वल्स टू 0.8, 5s माइनस 3s इज 2s, इधर 0.8, s की वैल्यू क्या आएगी 0.8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू s, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 यानी कि 0.4 मीटर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो v है वो 0 एट ए डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड द सिस्टम ऑफ चार्जेस। s क्या था, s हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, तो पॉजिटिव चार्ज से जब हम 40 सेंटीमीटर दूर खड़े होंगे तो वहाँ पे भी हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 2.2 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है ए रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है। रेगुलर हेक्सागन, जब चीजें आपको फिगर्स रेगुलर दी होती हैं दैट मीन्स कि उनकी जो सारी साइड्स होती हैं ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर दिया होता है दैट मीन्स कि सारी साइड्स क्या है इक्वल है, उनका जो डिस्टेंस है जितनी वो लेंथ की है सबकी लेंथ इक्वल है। हर एक की लेंथ आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और उसके ऊपर चार्ज आपको दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलम एट ईच ऑफ इट्स वर्सेस, हर एक उसके वर्सेस के ऊपर। ठीक है, कैलकुलेट 5 माइक्रो कूलम चार्ज उसके हर एक वर्टेक्स के ऊपर होगा। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। आपको एक रेगुलर हेक्सागन दिया है, उसकी हर एक साइड की लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर और उसके हर एक वर्टेक्स के ऊपर चार्ज दिया हुआ दैट इज 5 माइक्रो कूलम। हमने उसके सेंटर के अंदर, सेंटर के ऊपर जो चार्ज है वो निकालना है, तो उसके लिए देखते हैं। देखिए ये कोई आपको रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है ABCDEF, इसके हर एक कॉर्नर के ऊपर प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज पड़ा है। ठीक है, यहां से A से B का जो डिस्टेंस है दैट इज 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, इधर वाला भी 10 सेंटीमीटर, सारे 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, सारे के सारे क्या दिए हुए हैं हमें 10 सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं। तो रेगुलर हेक्सागन की बात करें तो 6 इक्वल अमाउंट ऑफ क्यू चार्जेस 6 वर्टिसेस के ऊपर पड़े होंगे 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल चार्जेस 6 वर्टिसेस के ऊपर हमारे पास पड़े होंगे और चार्ज हमें कितना दिया हुआ था 5 माइक्रो कूलम दिया हुआ था। ठीक है, अब साइड ऑफ हेक्सागन दैट इज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DE इज इक्वल्स टू EF और इज इक्वल्स टू FA, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है और सारी साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी और 10 सेंटीमीटर हमें दी हुई है दैट इज 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा अगर मीटर में चेंज करें तो। और जो डिस्टेंस है फ्रॉम ईच वर्टेक्स और सेंटर, सेंटर से वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर ही आएगा। तो इसको भी हमने D मान लिया और दैट D इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, उसको चेंज करेंगे तो ये वाला हमने कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑफ ईच वर्टेक्स फ्रॉम द सेंटर O सेंटर से हमारा जो डिस्टेंस होगा हर एक वर्टेक्स का वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर ही होगा। और वहां से हमारे पास क्या आ गया D की वैल्यू 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर आ गई। अब क्या करना है पोटेंशियल ही निकालना है। अब देखो हर एक के ऊपर Q चार्ज है, 6 वर्टेक्स है तो टोटल चार्ज कितना हो गया 6Q हो गया, तो Q की वैल्यू क्या आएगी 6Q आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट O पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना आएगा V इज इक्वल टू Q/4πε0 R करते हैं। Q कितना है 6Q के इक्वल है। यहाँ पे जो Q है दैट Q इज इक्वल टू 6Q हो गया क्योंकि 6 वर्टेक्सेस है, तो Q की जगह पे 6Q पुट करेंगे। D एज इट इज 1/4πε0। अब 1/4πε0 की वैल्यू हमें पता दैट इज 9 इंटू 10⁻⁹। ये Q की जगह पे 6 कर दिया और Q की वैल्यू हमें पता है 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम्स, क्योंकि 5 माइक्रो कूलम दी हुई थी, माइक्रो को कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻6 साथ में आ जाएगा। D की वैल्यू हमें गिवन है 10 इंटू 10⁻2। तो इसको क्या करना है सॉल्व कर लो। ये कितना हो गया 30 और 9 3 जार 27, तो आंसर आ गया 270। और ये पावर्स 10 की पावर 9 प्लस 10 की पावर -6
प्लस 10 की पावर -2, तो ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस का 2 हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 9 - 6 + 2 -1, ठीक है। तो 10 की पावर्स हमारे पास, एक 10 की पावर ये भी है, ये ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगी, तो 270 × 10⁻⁻6, 9 - 6 + 2 -1, तो अब इनको ऐड करेंगे तो 10 की पावर 4 बच गई, 6 और 1 7, 9 और 2 11, 11 में से 7 गए, 4 बचा, तो 270 × 10⁻4 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 × 10⁻6 वॉट्स। तो हमारा यहाँ पे सेंटर के ऊपर पोटेंशियल जो है हेक्सागन के अंदर वो कितना आ गया, V = 2.7 × 10⁻6 वॉट्स के इक्वल आ गया। तो ये हमारा हो गया एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज 2.2 जो पार्ट था अनसोल्व का वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं 2.3 क्वेश्चन के ऊपर जो है। तो यहाँ पे देखिए 2.3 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, दो चार्जेस दिए हुए हैं, एक 2 माइक्रोकूलम और एक -2 माइक्रोकूलम। याद रखना दोनों दो चार्जेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट। अब देखो जब हम बात करते हैं पोटेंशियल की, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, तो जो फोर्सेस लगेंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो लगेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करते जाएंगे। और पड़े कितने, 6 सेंटीमीटर अपार्ट पे पड़े हैं, ठीक है। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कोई यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, और बनेगा तो कहाँ पे बनेगा। सेकेंड पार्ट के हमने अंदर बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। सरफेस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन बतानी है, हर एक पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम निकालना चाहें तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो निकालनी है। सिंपली देखिए ये 2 माइक्रोकूलम और ये -2 माइक्रोकूलम है, तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की तो पोटेंशियल जो दोनों के कारण आएगा सेम ही आएगा, और जब पोटेंशियल सेम आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब वो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो कहाँ पे बनेंगे, एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज द प्लेन ऑन विच टोटल पोटेंशियल इज 0। अब इन दोनों का इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा, मैग्नीट्यूड ले तो सेम ही है बट वैसे तो इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा। जब इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा तो V, एक का V1 आ रहा है, ठीक है, अब दोनों का सेम आएगा, एक का V आ रहा है, एक का -V आ रहा है, तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लेन होगा, ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा बनेगा वो बनेगा इस लाइन के ऊपर, AB लाइन के ऊपर। तो यहाँ पे द प्लेन इज लोकेटेड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम है, जितना भी अट्रैक्शन और रिपल्शन होगा वो सेम होगा, और जो भी चीज आएगी वो बीच में आके इक्विलिब्रियम पे रुकेगी। मान लो मिड पॉइंट O बन गया हमारा, ठीक है। अब क्यों बना यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस इज सेम। जब मैंने शुरू में करवाया था मैंने आपको बोला था कि ध्यान रखना है दोनों जो चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों सेम चार्जेस हैं, 2 माइक्रोकूलम और एक दूसरा -2 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो अब इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा ना, तो एक का अगर V आ रहा है तो दूसरे का -V आएगा, तो टोटल पोटेंशियल तो 0 हो गया। अब जब सेम पोटेंशियल आ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वी पोटेंशियल है। अब ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनेगा कहाँ पे, इसी लाइन AB के ऊपर बनेगा, पर मिड पॉइंट के ऊपर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो उतना ही उसको इफेक्ट करेगा जितना ये करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्जेस का सेम है ना, तो बीच में जाके बनेगा। ना तो ये इसको ज्यादा धकेल सकता है -2, ना ये +2 इसको ज्यादा धकेल सकता है, क्योंकि इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं बराबर बराबर, ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस क्या है, सेम है। सेकेंड उसने पूछा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस। उसके सरफेस के ऊपर जो हमारा सरफेस बना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, वहां पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है टू द प्लेन इन द डायरेक्शन AB। अब ये जो हमारा था, मान लो ये AB थी, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है O, तो जो प्लेन बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, अगर मैं प्लेन की बात करूं तो ऐसे बनेगा ये, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऐसे ही तो होती है, ठीक है, नॉर्मल टू द प्लेन, इस प्लेन के नॉर्मल होगी, और डायरेक्शन में होगी किसकी डायरेक्शन में, AB की डायरेक्शन के अंदर होगी, ठीक है। तो ये था हमारा 2.3 एग्जाम्पल। नेक्स्ट मूव करते हैं 2.4 के ऊपर। अब देखिए, ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, आपको रेडियस की वैल्यू गिवन है दैट इज 12 सेंटीमीटर,
हैज ए चार्ज आपको दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻7 माइक्रोकूलम और 7 कूलम, डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। अब याद रखना सरफेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सारा चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है सरफेस के ऊपर। आपको फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इनसाइड द स्फीयर। जब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल के अंदर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, तो यहाँ पे ये स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर रहा है और उसने बोला कि इनसाइड द स्फीयर निकालो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर के अंदर हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड ए कंडक्टर जीरो होता है। क्यों? क्योंकि चार्जेस नहीं होते। सारा चार्ज कहाँ पे होता है? सरफेस के ऊपर होता है। और आपको ये क्वेश्चन के ऊपर अंदर भी दिया हुआ है कि यूनिफॉर्मली जो सारा चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस के ऊपर, ना तो सरफेस के अंदर है कोई चार्ज। तो जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगा? तो दैट मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो जीरो हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट आपका सिंपली जब भी इनसाइड द कंडक्टर की बात करें ना तो कभी भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ द कंडक्टर जो चार्ज होता है वो सारा का सारा सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता है कंडक्टर के। तो अगर हम गिवन की बात करते हैं तो गिवन हमें रेडियस ऑफ कंडक्टर दिया हुआ है दैट इज r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। चार्ज की वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है यूनिफॉर्मली वो दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁷ कूलम। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होता है, क्योंकि फील्ड इनसाइड द कंडक्टर अगर हुआ तो चार्जेस मूव कर देंगे और उसको दोबारा न्यूट्रलाइज करा देंगे। पर इतना अगर आपने लिखना है तो लिखो, अदरवाइज सिंपली लिख दो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है वो सारे सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अंदर चार्ज ही नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? Q/4πε0 r² होता है। तो Q ही नहीं है तो बाकी कहाँ से आएगा? तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, हमारे पास ये मान लो स्फीयर था, ये स्फेरिकल कंडक्टर था जो भी हमें दिया हुआ था। अब यहाँ पे जब हमने बीच में निकालना था तो यहाँ पे इज इक्वल टू जीरो है, क्योंकि जितना भी चार्ज हमें दिया हुआ था ये जो 1.6 चार्ज है ये सारा का सारा कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया? इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जब सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो अब सेकंड पॉइंट में इसने बोला है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर। स्फीयर के जस्ट आउटसाइड, मान लो यहाँ पे कहीं पे पॉइंट लाई कर रहा है, उस पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो अब चार्ज एग्जिस्ट करेगा क्योंकि इसका बाहर तो इफेक्ट आएगा, अंदर नहीं जा सकता, बाहर तो आएगा। तो ई क्या होता है? 1/4πε0 Q/r²। क्यू की वैल्यू आपको गिवन है, आर की वैल्यू आपको गिवन है, 1/4πε0 आपको पता है क्या होता है। जस्ट वैल्यूज पुट करो, दैट इज वैल्यू पुट करेंगे तो ई की वैल्यू क्या आ गई? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 12 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। अब 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 14.4 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। 10 की पावर 9 माइनस 10 की पावर 7 प्लस ये 10⁻2 था, -2 इंटू 2 इज -4, ऊपर जाएगा प्लस का 4। ठीक है, अब इसको 14.4 को डिवाइड किया 144 से तो हमारे पास आया 0.1 इंटू 10⁻6। इनको सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 6 बचेगी। अब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो जस्ट आउटसाइड द स्फीयर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के इक्वल। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास है कि एट ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, इस स्फीयर के सेंटर से कोई भी 18 सेंटीमीटर के ऊपर, चाहे वो बाहर भी हो सकता है वो कहीं भी हो सकता है इसका रेडियस ही इतना हो। ठीक है, 18 सेंटीमीटर के ऊपर कोई एक पॉइंट पड़ा है P, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E1 है। E1 वैल्यू ले ली। तो E1 वैल्यू लेने के बाद में देखो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/d का स्क्वायर। आपने कुछ चेंज नहीं करना, Q की वैल्यू पीछे वाली रखनी है, बस वहां पे हमने R की वैल्यू जो है वो 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर की थी, क्योंकि हमें रेडियस उतना ही दिया हुआ था। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि जस्ट आउटसाइड, तो ये जो पॉइंट है ना ये आपको दिखाने के लिए थोड़ा दूर किया हुआ है, ये ना इस सरफेस के बिल्कुल क्लोज लाई करता है, इसीलिए जो डिस्टेंस होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो वहां पे हम जो आर की वैल्यू है वो रेडियस ऑफ स्फीयर ही ले लेते थे। अब इसने हमें दिया हुआ है नॉर्मली कि
18 सेंटीमीटर दूर है, वहां पे उसने दिया नहीं था, उसने बोला था जस्ट आउटसाइड, यानी कि निकलते ही वो कहीं पे भी बिल्कुल थोड़ा सा ही साइड में हो सकता है, यानी कि 0.0001 सेंटीमीटर की दूरी पे हो सकता है, तो हम उसको आर ही कंसीडर कर लेते हैं। बट यहाँ पे हमें डी की वैल्यू जो दी हुई है हम वही पुट करेंगे। तो डी हमें 18 सेंटीमीटर दिया हुआ था, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो गया। 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू दी हुई है। जब ऊपर वाले फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7 और 18 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 14.4, 18 का स्क्वायर 324, 10⁻9 -7 प्लस का 4, तो ये 10 बच गई 6। 14.4 को 324 से डिवाइड किया तो आया 0.044, तो E1 की वैल्यू आ गई 44.4 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो एक तो जस्ट आउटसाइड, देखो जब मैंने आपको गॉस थ्योरम करवाई थी तो हमने क्या किया था, गॉस थ्योरम के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे या फ्लक्स की वैल्यू निकालते थे वो हमारी कहाँ पे आती थी, एक सरफेस के ऊपर और एक आउटसाइड द सरफेस के ऊपर। इनसाइड द कंडक्टर जीरो था, तो वो यही चीज यहाँ पे एग्जिस्ट होगी। अगर आपको जस्ट आउटसाइड द सरफेस और एट द सरफेस दिया तो आप रेडियस को ही यूज करोगे, जिस भी मीडिया का आपको रेडियस दिया आप उसी का यूज करोगे। उसके बाद में अगर आपको बिल्कुल आउटसाइड द सरफेस बोला हुआ है कि दूर दिया हुआ कोई डिस्टेंस दिया हुआ, तो वहां पे आप आर की वैल्यू ये पुट करोगे जो आपको दी हुई है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 2.4। और अब नेक्स्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 2.5। 2.5 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया हुआ है विद एयर बिटवीन द प्लेट्स। इस चीज को याद रखना है, एयर है प्लेट के अंदर तो एप्सिलॉन नॉट आएगा और के की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो 1 होता है एयर के लिए, इसको सर्कल करके रख लेना। बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस, सी की वैल्यू आपको दी हुई है 8 पिकोफैरेड और 1 पिकोफैरेड के अंदर 10⁻⁻12 फैरेड्स होते हैं। व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज रिड्यूस्ड। अगर हम डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का वो रिड्यूस कर दें तो कैपेसिटेंस हमारे पास क्या आएगी, कितना रिड्यूस करना है, हाफ कर देना है। ठीक है, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद ए सब्सटेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उनके बीच का जो स्पेस था उसको हमने वैसे एक सब्सटेंस से भरा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी है, 6 है। ठीक है, बेसिकली किया क्या, यहाँ पे समझने के लिए देख लो, ये हमारे पास कोई एक कैपेसिटर था, मैं इनिशियल बात बता रही हूँ आपको, इनिशियली जब तक हमारे पास एयर थी इसके बीच में, ये हमारे पास कैपेसिटर था, इसके कैपेसिटेंस हमें दी हुई है 8 पिकोफैरेड। आपको इसमें रखना है, इसमें रखो, या इसको आप लिख सकते हो 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड लिखा। ये हमारी प्लेट 1 थी, ये हमारी प्लेट 2 थी, यानी कि प्लस क्यू और माइनस क्यू जो हम लेते थे, इनके बीच में एयर भरी हुई है और इनका जो डिस्टेंस है बीच का वो था डी, जो इनिशियली हम लेते हैं कैपेसिटर के अंदर हम लेते हैं। और अगर इसके बीच में एयर है तो के की वैल्यू क्या होगी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1। ठीक है, अब उसने क्या किया, सेकंड केस के अंदर हमें बोला है कि अगर हम इन प्लेट्स का डिस्टेंस हाफ कर दें, इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या कर दें, d/2 कर दें, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो d/2 कर दिया। बीच में एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, 6 है। ठीक है, तब हमने कैपेसिटेंस निकालनी है। मान लो ये कैपेसिटेंस C1 है, हमें C की वैल्यू C0 या C की वैल्यू गिवन है, D की वैल्यू गिवन है, K की वैल्यू गिवन है, इधर हमें D की डिस्टेंस पता है, K पता है, C1 निकालना है। ठीक है, तो एक क्वांटिटी C1 बचती है वो निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, तो उसके लिए देखो गिवन क्या था, हमें कैपेसिटेंस दी हुई है दैट इज C इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैरेड या 8 पिकोफैरेड दी हुई है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स हमें d दिया हुआ है, एयर उनके बीच में फिल की हुई है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, एयर का 1। तो हम नॉर्मली क्या लिखते हैं कैपेसिटेंस को, दैट इज C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A/D। नॉर्मली तो हम जब बात करते हैं कैपेसिटेंस निकालते हैं तो वहां पे हम एयर को एज ए मीडियम लेके चलते हैं, तो हम एप्सिलॉन नॉट A/D ही बोलते हैं उसको। पर यहाँ पे उसने आपको एक मीडियम दे दिया ना, तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला लिखेंगे कैपेसिटेंस का उसके अंदर K को इंट्रोड्यूस करेंगे, जस्ट आपने K मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि जब हमने किया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं या कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो हम बोलते थे कि K टाइम्स जो उसकी कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाती है, तो वो K साथ में लगाना पड़ेगा कि K टाइम्स इंक्रीज हो रही है या K टाइम्स डिक्रीज हो रही है, तो वो वहां से पता लगेगा। ठीक है, तो K लिख दिया। अब K की वैल्यू 1 पुट कर दो, एप्सिलॉन नॉट A/D बन गई C की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया।
नए के अंदर हमारा जो डी था वो D1 मान लिया उसको, इसका जो डिस्टेंस था यहाँ वाला जो डिस्टेंस था उसको हमने D1 मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और इस D1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, D/2 दी हुई है। तो इसको D/2 लेके चलते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 की वैल्यू भी हमें 6 दी हुई है। कैपेसिटेंस क्या आएगी, K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1। C1 इज इक्वल टू K1 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1। D1 की वैल्यू D/2 है, K1 की वैल्यू 6 है, तो क्या बन गया 6 एप्सिलॉन नॉट A बाय D/2। तो ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो 6 इंटू 2 इज 12 हो गया। तो क्या बना हमारे पास, C1 इज इक्वल टू 12 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ये हमारी बन गई 2। इक्वेशन 1 क्या थी, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D। अब देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D ये C है, पुट कर दो ये वैल्यू, तो C1 की वैल्यू क्या आ गई 12 इंटू C। अब C की वैल्यू हमें दी हुई है दैट इज 8 पिको फेरेड या 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। तो C1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड्स, 12 8 जार 96 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड। अब 12 फेरेड को आप पिको फेरेड में भी लिख सकते हो, दैट इज C1 इज इक्वल्स टू 96 पिको फेरेड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया कि जो हमारी कैपेसिटेंस है वो कितनी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जस्ट आपने कुछ नहीं करना, जो आपको फिगर्स दी हुई हैं पहले इनिशियली एक डायग्राम ड्रा करके देखिए कि हम नॉर्मली अगर बात करते हैं कि C क्या होती है, तो C हमारी होती है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ पे अगर मैं C1 लिखूँ, इसकी कैपेसिटेंस लिखूँ, तो वो क्या आएगी K एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ पे ये D क्या है, D/2 है। यहाँ पे इस K की वैल्यू कुछ और दी हुई है, तो 6 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D/2, ये 2 पर गया तो 12 एप्सिलॉन नॉट A बाय D बन गया, ठीक है, ऐसा ही बना। अब ये एज इट इज पड़ा, अब यहाँ से कंपेयर करें तो K की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D, ठीक है। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट A बाई D यहाँ पे भी आ रहा है, तो C1 क्या बन जाएगा 12 इंटू C बन जाएगा। C की वैल्यू हमें गिवन है, वो पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जस्ट दो फिगर से भी आपको ये क्लियर हो रहा है, इनिशियल और फाइनल जो केसेस आपको दिए हुए हैं, जस्ट उसका डायग्राम ड्रा करने की कोशिश करो, आपका जो क्वेश्चन है वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। Please subscribe our channel and press the bell icon for more updates.